पेज के दैनिक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वेबिनार में स्वागत है। हमारी आज की मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर राजेश्वरी, जिनके पास प्रशिक्षण, प्रशासन और होम्योपैथिक चिकित्सा में व्यापक अनुभव है। वह द आर्ट ऑफ हीलिंग गुरुकुल की संस्थापक हैं और घर घर होम्योपैथी परियोजना के माध्यम से चिकित्सा, आपातकालीन स्थितियों, सीपीआर, प्राथमिक चिकित्सा और होम्योपैथी की भूमिका पर जागरूकता फैलाने के लिए काम कर रही हैं। हम आपका स्वागत करते हैं मैम। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजेश्वरी रापेटा, डॉक्टर मृदुल सहानी सर और अपने सभी साथी डॉक्टरों और वरिष्ठ जो भी सभी वरिष्ठ महानुभावों को धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यह अवसर दिया गया है यहाँ पर इस टॉपिक पर बोलने के लिए। सर, मैं क्या शेयर कर सकती हूँ? Yes, ma'am, you can share your screens. इट्स नॉट टर्न्ड ऑन। Oh, wait a minute, मैम। एक्चुअली मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मैम को भी को होस्ट बना दें। एक्चुअली मैम मैं होस्ट नहीं हूँ, इस वजह से अच्छा, आई कोई बात कांट। नहीं, कोई बात नहीं, आई विल वेट। जस्ट मिनट। हाँ, कैन यू सी दिस? यस मैम, द स्क्रीन इज विजिबल। Yeah. Is slides visible? यस मैम, द स्लाइड्स आर विजिबल। So, आज का टॉपिक है डॉक्टर आप खुद को स्वयं को ठीक रखे, आरोग्यवान रखे, है ना। चिकित्सक आप अपने आप को ठीक रखो, यही इसका मतलब है। फिजिशियन हील योरसेल्फ। सो यहाँ पर फिजिशियन हील थाई सेल्फ, ये जो टॉपिक है, इसके बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था, फिजिशियन हील थाई सेल्फ इज मोर ट्रू इन मैटर्स रिलीजियस दैन मुंडेन। सो ये जो है हमारे लिए रिलीजियसली फॉलो करना है, ये हमारा धर्म है कि हम खुद को अच्छा रखें। अभी फिजिशियन हील थाई सेल्फ जो है, ये इसका अर्थ होता है लोगों को दूसरों की मदद करने से पहले अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। इसे लैटिन में मेडिस क्यूरा ते इप्सम के नाम से भी जाना जाता है। और इस कहावत का मूल जो है, यह बाइबल में ल्यूक 4:23 में आती है और इसका उपयोग साहित्य में कम से कम छठी शताब्दी में ईसा पूर्व से किया जा रहा है। और हमको ये भी जानते हैं कि डॉक्टर हैनेमैन ने भी अपने एफोरिज्म 83 में कहा है ना, कि फिजिशियंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू बी इन साउंड सेंसेस, राइट। हम सब जानते हैं ये। तो इसका अर्थ ये है कि डॉक्टरों को अपना ख्याल खुद रखना चाहिए ताकि वे अपने मरीजों को बेहतर देखभाल कर सके। और इसका मतलब ये भी है कि लोगों को केवल दूसरे लोगों की समस्याओं को ठीक करने के बजाय अपने समस्याओं का भी ध्यान रखना चाहिए। सो डॉक्टर अक्सर खुद का इलाज करने के औचित्य के रूप में इस कहावत को हवाला देते हैं। हालांकि अपने आप को ठीक करो का मतलब खुद का इलाज करना नहीं है ना। हम अक्सर देखते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स क्या करते हैं, अपने टेबल पे अपने जो डाइल्यूशंस रखे रहते हैं, कभी कुछ हेडेक हो गया, कुछ हो गया, तो हम झट से अपने सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन ले लेते हैं। ऐसे ही कई फिजिशियंस अलग अलग फैकल्टीज में अपना अपना इलाज खुद करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन हमको भी खुद का ख्याल रखने के लिए एक जीपी के पास जाना होता है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लेना चाहिए। हमारे लिए भी एक डॉक्टर होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है। इसका मतलब ये नहीं है कि खुद का इलाज खुद कर ले, बल्कि इस तरह से जीना है कि जो आपको ठीक रखता हो। और इस कहावत का ये भी विचार है कि दान की शुरुआत घर से होती है ना। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम और होम। खुद के घर से ही हम दान करना शुरू करें, है ना। इसका मतलब ये भी है कि हम खुद का इलाज खुद न करके
दूसरों पर अवलंबित हो, दूसरे डॉक्टरों से सलाह ले और मेडिसिन ले, इलाज करें। हम ये भी जानते हैं, मैं सीपीआर सिखाती हूँ तो इसमें एक सेक्शन ये भी होता है कि सबसे पहले हम घटनास्थल की सुरक्षा की जांच करते हैं। सीन को पहले देखते हैं, सीन क्लियर करते हैं, है ना। तो सुरक्षा की जांच करते हैं ताकि सबसे पहले हम घटनास्थल में प्रवेश करने और पीड़ित को बचाने के लिए सुरक्षित रहें, तो खुद को सुरक्षित रखें। तो मैं जब सीपीआर सिखाती हूँ, फर्स्ट एड सिखाती हूँ लोगों को, तब पहले हम ये सिखाते हैं कि कोई भी घटनास्थल हो, पहले ये देखें कि घटनास्थल सुरक्षित है, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, ताकि जो पीड़ित है उसको हम बचा सके। तो ये सब यही सूचित करते हैं कि हमको खुद का ख्याल रखना चाहिए। अक्सर ये पाया गया है कि जो डॉक्टर कई मरीजों को देखते हैं, सभी को इलाज करते हैं, ठीक करते हैं, लेकिन जब डॉक्टर के मामले में हम जब सोचते हैं तो डॉक्टर खुद एक घटिया मरीज होता है। हम अच्छे पेशेंट नहीं होते हैं क्योंकि हम बहुत कुछ जानते हैं, है ना। तो डॉक्टरों के स्वास्थ्य सलाहकार सेवा सर्वेक्षण का अनुमान जब सर्वे किया गया था, तो उसका अनुमान यह है कि 40 से 50% डॉक्टरों के पास अपना खुद का डॉक्टर नहीं होता है, अपना खुद का जीपी नहीं होता है, फैमिली डॉक्टर नहीं होता है। हाँ, हम सब स्वयंभू होते हैं, है ना। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कई बार होता है। स्वयं की देखभाल करने में विफल रहने वाले डॉक्टरों को लगभग लापरवाह माना जा सकता है, क्योंकि इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि डॉक्टरों का उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली नैदानिक देखभाल की गुणवत्ता में योगदान देता है। और डॉक्टर भी अक्सर अव्यवस्थित बीमारी का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और अस्वस्थ रहते हुए भी काम करते हैं ताकि उनके सहकर्मियों पर बोझ न पड़े। सो ये अक्सर पाया गया है कि हम खुद को निग्लेक्ट करते हैं, खुद का ख्याल नहीं रखते, और इसका कारण, कई सारे कारण हो सकते हैं। सो ये रहा एफोरिज्म 83 ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में, जब डॉक्टर मास्टर हैनेमैन ने कहा है that the individualization examination of a case of a disease for which I shall only give in this place general directions of which the practitioner will bear in mind only what is applicable for each individual case demands of the physician nothing but freedom from prejudice and sound senses, attention in observing and fidelity in tracing the picture of the disease. जब हम खुद साउंड सेंसेस में होंगे तब हम पेशेंट का ख्याल ठीक से रख पाएंगे। जब बीमारी हो जाती है या कोई इंडिस्पोजिशन हो या डिजीज हो या कोई भी तकलीफ हो, तो उसमें पहले डॉक्टर को खुद को साउंड सेंसेस में होना चाहिए, जरूरी है। अगर नहीं है तो उसका इलाज जरूर लें या खुद के लिए एक छुट्टी ले लें, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। सो ये 83 अफोरिज्म में डॉक्टर, हमारे मास्टर डॉक्टर हैनेमैन ने क्लियरली बताया है। अभी बर्नआउट के लिए कई कई कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं बर्नआउट के? बर्नआउट यानी क्या है पहले? बर्नआउट यानी जहाँ फिजिशियन को कई कारणों के वजह से थकान महसूस होती है, बीमारी ग्रस्त हो सकता है, मानसिक थकान या शारीरिक थकान, यह सब बहुत सारे सिम्टम्स है जो मैं आगे बताने वाली हूँ। तो ये फिजिशियन बर्नआउट होता है। हम सभी फिजिशियंस हो, हीलर्स हो, कोई भी फैकल्टी में, कोई भी पैथी में, हम सभी मरीजों के करीब काम करते हैं, उनका दुख दर्द समझते हैं, उनको सुनते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं हमारे मानसिक और शारीरिक इसमें असर पड़ता है। तो ये कॉजेस क्या हो सकते हैं फिजिशियन बर्नआउट के? एक तो एजुकेशनल कॉस्ट, शैक्षणिक लागत, काम का अत्यधिक बोझ, और जो हम कभी कभी खुद ले लेते हैं। सो अत्यधिक बोझ, थकावट हो सकती है। जब कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हम जब काम करते हैं तो वहां पर प्रशासनिक कार्य भी होता है, उसका भी प्रेशर होता है। कार्य जीवन संतुलन,
उसका बिगाड़ हो गया कार्य जीवन संतुलन, वर्क लाइफ बैलेंस में, उसके कारण भी बर्नआउट हो सकता है। नौकरशाही कार्य और रोगी की बढ़ती मांग, ज्यादा पेशेंट हो गए हैं और उनकी देखभाल करना पड़ रहा है, कम स्टाफ कम है, अक्यूट है शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। तो ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स है फिजिशियन बर्नआउट के लिए। पेशेवर सम्मान की कमी, कभी कभी डॉक्टरों को नौकरों जैसा भी ट्रीटमेंट मिलता है कई सारे हॉस्पिटल में, कई जगह पर। पेशेवर सम्मान की कमी, मरीजों के साथ पर्याप्त समय नहीं, और कम समय में कई सारे मरीजों को देखना पड़ता है, रोगी की संतुष्टि में कमी और चिंता, व्यक्तिगत उपलब्धि में कमी, आ, आपका स्पेशलाइजेशन, कभी कभी स्पेशलाइजेशन भी अपने इस पे भारी पड़ जाता है, आपका विशिष्ट कार्य, मरीजों के प्रति असम्मानजनक व्यवहार, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड संकट, डॉक्टरों को हमेशा अपडेटेड रहना पड़ता है, ये भी एक बर्नआउट का कारण है। अभी जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है, जो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना पड़ता है, ये भी एक कारण हो सकता है। जीवन जीने का तरीका, अपने लाइफस्टाइल भी कभी कभी कारण हो सकता है। स्वास्थ्य देखभाल उद्योग, कदाचार का खतरा बढ़ जाता है, बढ़ गया है। और मुआवजा बढ़ाएं, मुआवजा जो मिलता है डॉक्टरों को, वो भी कारण है कि फाइनेंशियल डिफिकल्टी, जो जितना हम वर्क कर रहे हैं उसके हिसाब से मुआवजा मिल नहीं रहा है ना। तो ये भी एक कारण हो सकता है। बढ़ी हुई चिकित्सक भर्ती की लागत, अनिद्रा, चिकित्सक की स्वायत्तता और स्वतंत्रता का ह्रास, ये भी होता है। तो ये सब कारण हो सकते हैं बर्नआउट में, फिजिशियन बर्नआउट में। सो ये बर्नआउट क्या है, ये WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसका क्लासिफिकेशन किया है, इसको डिफाइन किया है कि ये बर्नआउट को क्रोनिक असहनीय कार्यस्थल तनाव के कारण होने वाले सिंड्रोम के रूप में परिभाषित किया गया है। बर्नआउट के मानदंड में शामिल है ऊर्जा की कमी, थकावट महसूस होना, ऊर्जा का स्तर कम हो जाना, मानसिक दूरी, अपनी नौकरी के प्रति निंदक या नकारात्मक महसूस करना या उससे अलग महसूस करना, पेशेवर प्रभावकारिता में कमी होना, अप्रभावी महसूस करना, और ऐसा महसूस करना कि आपने आपने बहुत काम किया है और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बहुत कम काम किया है, और असुरक्षितता का महसूस होना। सो ये सब बर्नआउट के लक्षण हैं। बहुत सारी जो सिम्टम्स, ये सिम्टम्स जो है, ये सब बर्नआउट के सिम्टम्स है। तो ये इस तरह से WHO ने क्लासिफाई किया है बर्नआउट को, इसको बर्नआउट सिंड्रोम कहा जाता है। और फिर इसके बाद एक मैस्लाउज बर्नआउट इन्वेंटरी फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स, जिसे कि MBI HSS-MP कहा जाता है। तो ये एक साधन है जिससे हम बर्नआउट को मेजर कर सके। बर्नआउट यूजुअली ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, यानी चिकित्सक काम करते हैं, और वहां पर बर्नआउट बहुत हो रहा है। जैसे कि हमने देखा कि कोविड के टाइम में सब चिकित्सकों को बहुत तनाव हो रहा था, बर्नआउट फील कर रहे थे। कम चिकित्सक थे और उन्हें जो मिलना चाहिए था, वो जिस तरह से उनको सहकार मिलना चाहता, जिस तरह से उनको उपलब्धि मिलनी चाहिए थी, वो मिल नहीं पा रही थी, उसकी वजह से बर्नआउट हो रहा था, रोगी का प्रमाण बढ़ गया था। तो ये सब कारण है। तो इसको किस तरह से मेंशन करे, मेजर करे कि चिकित्सक को कितना बर्नआउट हुआ है। तो ये एक टूल है, एक साधन है, जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि फिजिशियन को कितना बर्नआउट हुआ है और कितने लोगों को बर्नआउट हुआ है। इसमें मैस्लॉज बर्नआउट इन्वेंटरी में बर्नआउट को मापने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया गया जाने वाला एक उपकरण है, एक टूल है। और इसे एक सर्वेक्षण किया गया है जो उस कार्यस्थल में बर्नआउट का आकलन कर सकते हैं। तो इससे एक उद्योग मानक माना जाता है।
इंडस्ट्री, रिलेटेड टू मेडिकल इंडस्ट्री। तो इसको एक उद्योग मानक माना जाता है और अक्सर इसका उपयोग लोगों के बड़े समूहों में बर्नआउट का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो या तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वे अपने कर्मचारियों के लिए, अपने चिकित्सकों के लिए एक साधन है, और एक रिसर्च एनालिसिस के लिए भी एक साधन है, ताकि हम रिसर्च कर सकें कि फिजिशियंस को कितना बर्नआउट हो रहा है, ताकि उसके लिए हम प्रबंधन करें कि उनको बर्नआउट कम हो और अच्छी तरह से रोगों का इलाज हो और काम हो ठीक से। तो इसका उपयोग किया जाता है बड़े बड़े समूहों में। मैस्लो बर्नआउट इन्वेंटरी चिकित्सा कर्मियों के लिए मानव सेवा सर्वेक्षण, एक MBI HSS-MP, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। ये एक 22 आइटम सर्वेक्षण है जो 3 क्षेत्रों को कवर करता है। एक क्षेत्र है भावनात्मक थकावट, दूसरा है प्रतिरूपण, और व्यक्तिगत उपलब्धि की कम भावना। ये तीनों उपलब्धियों को ये मेजर करता है। सो प्रत्येक उपस्तर में और भी है उपस्तर है जिसमें कभी नहीं, जिस तरह से ये 22 आइटम है इसमें रेटिंग दिया गया है। तो रेटिंग किस तरह से दिया गया है? कभी नहीं, वर्ष में कुछ बार या उससे कम, या महीने में एक बार या उससे कम, महीने में कुछ बार, या सप्ताह में एक बार, सप्ताह में कुछ बार, या हर दिन की आवृत्ति। रेटिंग विकल्पों के साथ कई प्रश्न इसमें शामिल है। तो इस फॉर्मेट को हम टिक मार्क करते हैं, जैसे हम सर्वे करते हैं, टिक मार्क करके इसका हम मूल्यांकन करते हैं। सो ये MBI मानव सेवा सर्वेक्षण, ये 22 आइटम वाला मूल्यांकन है। और ये क्या मापता है? तो ये ह्यूमन सर्विसेज सर्वे इस तरह से 22 आइटम वाला सर्वे है जो तीन एरियाज को मापता है: इमोशनल एग्जॉशन, डीपर्सनलाइजेशन और लो सेंस ऑफ पर्सनल अकॉम्प्लिशमेंट। बाद में ये जो क्या मेजर करता है, इमोशनल एग्जॉशन, जो भावनिक कमतरता है उसको मापता है, भावनात्मक थकावट को मापता है। आप कितना थका हुआ महसूस कर रहे हैं बर्नआउट के कारण। व्यक्तिकरण, आप अपनी नौकरी के प्रति कितना निंदक, अलग थलग या चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। व्यक्तिगत उपलब्धि, आप काम में कितना निपुण या उत्पादक महसूस करते हैं। ये तीनों चीजें ये माप करता है, इसका मूल्यांकन करता है। और फिर MBI का उपयोग कैसे किया जाता है, किस तरह से हम इसको उपयोग करते हैं। तो ये एक तो बर्नआउट को इंडिविजुअली भी मेजर कर सकता है, या तो कई सारे लोग जो होते हैं, कई सारे कर्मचारी होते हैं, कई सारे चिकित्सक होते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं या मेडिकल कॉलेजेस में काम करते हैं, इनका बर्नआउट का भी इसका मेजर कर सकते हैं। तो ये बर्नआउट के डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन, जैसे नर्सेस है, अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, इनका भी पैटर्न्स हम इससे मेजर कर सकते हैं। तो इसके बाद इसका उपयोग विभिन्न व्यवसायों में भी बर्नआउट का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है। और MBO का उपयोग जो है बर्नआउट के पैटर्न को पहचानने के लिए भी किया जा सकता है, किस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है, कम है या ज्यादा है। और उसके व्यक्तिमत्व को भी जान सकते हैं हम इस बर्नआउट एनालिसिस करने के बाद। तो ये जो मैस्लैश बर्नआउट इन्वेंटरी है, ये किसने इसको विकास किया है? हु डेवलप द MBI? तो क्रिस्टीना मैस्लैच एंड सुसान जैक्सन, ये इन दोनों ने इसका ओरिजिनल वर्जन है उसको डेवलप किया था। तो इसका डेवलप होने के बाद इसको कई सारे रिसर्च में यूज किया गया, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में उसको यूज किया गया, और इसका प्रमाण हुआ है कि ये बहुत ही यूजफुल टूल है। और इसको अगर आप यूज करना चाहते हैं रिसर्च में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर इसको यूज करना चाहते हैं, तो ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है, हम इसको परमिशन लेकर इसको यूज कर सकते हैं।
रिसर्च के लिए। एक माइंड गार्डन करके एक वेबसाइट है, जिसमें से आप उसको वहां से परमिशन ले सकते हैं, या तो ऑनलाइन टूल करके भी यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद है आपके व्यक्तिमत्व के प्रकार। अभी फिजिशियन हील थाइजल्स के टॉपिक में व्यक्तिमत्व की क्या जरूरत है, क्योंकि हम होम्योपैथ से हम जानते हैं कि हर एक व्यक्तिमत्व के हिसाब से अलग अलग प्रकार के रोग हो सकते हैं। हाँ, तो इसी तरह से हम प्रिस्क्राइब भी करते हैं इंडिविजुअलाइजेशन के ऊपर। हर एक रोगी एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार के होते हैं, और एक प्रकार का जो मेडिसिन होता है वो हम हर एक व्यक्तिमत को नहीं दे सकते। अपने अपने लक्षणों से, अपने अपने टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स से, पर्सनालिटी के टाइप से, कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप से हम मेडिसिन देते हैं, है ना। तो इसी तरह से 16 पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं। तो ये 16 पर्सनालिटी टाइप्स जो 4-4 के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है, 4-4 प्रकार। तो इसके प्रत्येक जो पर्सनालिटी है उसके 4 उप प्रकार भी होते हैं। जैसे मेन पर्सनालिटीज है विश्लेषक, राजनयिक, प्रहरी और खोजकर्ता। इसका मैं हिंदी में ये कर रही हूँ, ट्रांसलेट कर रही हूँ, ताकि आप स्लाइड पे इंग्लिश में देख सकते हो। सो विश्लेषक है, इसका फिर से 4 उपप्रकार है, जो कि वास्तुकार, तर्कशास्त्री, कमांडर और वाद विवाद करता विश्लेषक। इस तरह से 4 उप प्रकार है विश्लेषक के। उसी तरह से सहज और सोच व्यक्तित्व प्रकार अपनी तर्क संगतता, निष्पक्षता और बौद्धिक उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। फिर दूसरा प्रकार है राजनयिक। राजनयिक में अधिवक्ता, मध्यस्थ, नायक और प्रचारक, ऐसे फिर से 4 उप प्रकार हैं। जो राजनयिक होते हैं वो उसमें सहज और भावना व्यक्तित्व प्रकार अपनी सहानुभूति, कूटनीतिकता, कूटनीतिक कौशल और भावुक आदर्शवाद, इन चीजों के लिए जाने जाते हैं। तो तीसरा प्रकार है प्रहरी। प्रहरी में फिर से 4 उप प्रकार हैं, जो उसमें तर्कशास्त्री, रक्षक, कार्यकारी, सलाहकार, ऐसे 4 उप प्रकार है। तो ये डिप्लोमैट्स, हाँ, एडवोकेट, मीडिएटर, प्रोटैगनिस्ट एंड कैंपेनर। उसी तरह से ये सेंटिनल्स भी है, जिसमें लॉजिस्टिशियन, डिफेंडर, एग्जीक्यूटिव, ऐसे प्रकार है। फिर एक्सप्लोरर्स। तो इस तरह से 4 प्रकार और 4 उनके प्रत्येक के 4 उप प्रकार, ऐसे इसको क्लासिफाई किया गया है। सो पर्यवेक्षक और निर्णायक प्रहरी में पर्यवेक्षक और निर्णायक व्यक्तित्व प्रकार अपने व्यवहारिकता और व्यवस्था, सुरक्षा और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जाने जाते हैं। जब हम पर्सनालिटीज देख रहे हैं, पर्सनालिटी के टाइप देख रहे हैं, व्यक्तिमत में एक प्रकार देख रहे हैं, तो हमें हमारे माइंड में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, है ना, कि इस पर्सनालिटी के लिए हम ये मेडिसिन देते हैं, है ना। तो दूसरा 4th प्रकार है खोजकर्ता, एक्सप्लोरर, जो कि उसमें 4 उप प्रकार है, गुणी, साहसी, उद्यमी, मनोरंजन करता। सो खोजकर्ता जो है ये ऑब्जर्वेंट होता है, और प्रोस्पेक्टिंग व्यक्तिमत्व का प्रकार, और वो अपनी सहजता, सरलता और लचीलेपन के लिए जाने जाते हैं। सो इस तरह से 4 प्रकार मेन मुख्य प्रकार के व्यक्तिमत्व है, और प्रत्येक मुख्य व्यक्तिमत्व के नीचे फिर से 4 उप प्रकार है, जो कि 16 प्रकार के पर्सनालिटी टाइप्स को क्लासिफाई किया गया। अभी बर्नआउट जो है ये सीरियसली प्रॉब्लम है क्या, इससे हमको क्या लेना देना, है ना। हम सोचते होंगे हम तो होम्योपैथिक फिजिशियन हैं, हम अपना क्लिनिक संभाल लेते हैं, बस नहीं, हम में से कुछ लोग कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, डीन्स है ना, कोई कोई नर्सेस है, पैरामेडिकल स्टाफ है, हम सभी इस कैटेगरी में आते हैं। हाँ, तो बर्नआउट एक सीरियस प्रॉब्लम है क्या।
तो है, बर्नआउट एक सीरियस प्रॉब्लम है। यूजुअली हम जब क्लिनिकल लीडर्स के पास जाते हैं, जो कि डॉक्टर्स और हीलिंग प्रोफेशन में, ये तो कहेंगे कि 70% 69% ये सीरियस प्रॉब्लम है। लेकिन जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स के पास जाते हैं तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो कम है, इतना तो नहीं है। हम खुद जानते हैं, जब हम हॉस्पिटल में काम करते हो या मेडिकल कॉलेजेस में काम करते हो, हम जानते हैं कि बर्नआउट ये सही में एक सीरियस मामला है और इसका केयर लेना चाहिए, ताकि ये उनके करियर लाइफ में या पर्सनल लाइफ में इसका कोई प्रॉब्लम ना हो और उनकी आयु बढ़े रहे और स्वस्थ रहे, ताकि वो अपने मरीजों का भी अच्छी तरह से ख्याल रखे, अपने स्टूडेंट्स का अच्छा ख्याल रखे, है ना। तो ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एक पर्सनालिटी है जो कि INFP हम कहते हैं। सो ये INFP को माना गया है कि ये हीलर है, हीलर पर्सनालिटी। ज्यादातर हम जो डॉक्टर्स हैं, जो हमने खुद चुना है कि हम इस प्रोफेशन में जाएंगे, जो खुद पैशन करके चुना है, ये सभी हीलर्स हैं। वो नहीं जो कि जबरदस्ती उनको ढकेला गया है मेडिकल प्रोफेशन में। जैसे माँ बाप हो, अपने गार्डियंस हो, जो कहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर ही बनना है, हम उसको भेज देते हैं इसमें। हाँ, हमारा डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है। ऐसे लोग नहीं, जो खुद ने चुना है डॉक्टर बनने के लिए, ये हीलर्स होते हैं। और ये INFP को हीलर क्यों कहा गया है? तो इसका ये कारण है, ये लोग जो है इंट्रोवर्टेड होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, उनको फीलिंग होती है, परसीविंग करने की क्षमता होती है, यानी अंतर्मुखी, सहज और महसूस करने वाला, विचार करने वाला ये होता है। ये मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर है, जो 16 जो व्यक्तिमत्व के प्रकार देखे उसमें से एक। तो ये INFP के रूप में मैं आमतौर पर लोगों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकता हूँ। जब मैं INFP हूँ तो मैं लोगों को जान सकता हूँ, परसीव कर सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि वे क्या कहना नहीं चाहते और व्यवहार की जड़ क्या है, वो जो उनका घाव जो है, जिसे वे छिपाने की कोशिश करते हैं। अभी इसको चाहे आप आशीर्वाद कहो या अभिशाप कहो, यह INFP एक कमरे में चलते हुए लोगों के भावनात्मक तापमान को जल्दी से और सटीक रूप से माप सकता है। अभी हम में से कुछ लोग जरूर होंगे जो एक एनवायरनमेंट में जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये एनवायरनमेंट का तापमान क्या है। वाइब्स जो बोलते हैं हम, वाइब्स को इजीली पहचान सकते हैं। तो ये लोगों के भावनात्मक तापमान को जल्दी और सटीक रूप से माप सकते हैं। उपचारक बनने की दिशा में यह पहला कदम है। आप जो नहीं देखते उसे ठीक नहीं कर सकते, है ना। हम होम्योपैथिक फिजिशियन होते ही ये अच्छी तरह से जानते हैं। पेशेंट को जब डोर स्टेप से जब वो अंदर आता है, वेटिंग रूम में बैठता है, तो हम समझ जाते हैं कि उसका क्या हाल है, आंतरिक हाल क्या है और बाहरी हाल क्या है। तो ये INFP का एक प्रमुख लक्षण है। तो ये एक अभिशाप भी हो सकता है, ये एक आशीर्वाद भी हो सकता है। अगर अभिशाप होता है तो बर्नआउट जल्दी हो जाएगा, है ना। दूसरा एक लक्षण है कि INFP सुनते हैं, दे आर गुड लिसनर्स। लोग किसी ऐसे व्यक्तित्व के लिए तरसते हैं जो बिना किसी निर्णय के उनकी बात सच में सुने, बीइंग अनप्रेजुडाइज्ड। तो INFP अनप्रेजुडाइज्ड होता है, वो अच्छी तरह से पेशेंट को सुनता है। बहुत से लोग बातचीत का वापस खुद पर लाने के लिए बस इतना ही सुनेंगे, जितना चाहिए उतना ही सुनेंगे, है ना। तो जो जैसे क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं उतना ही सुनेंगे, बाकी का बकवास कुछ सुनेंगे नहीं। लेकिन हम होम्योपैथिक फिजिशियन क्या करते हैं, पूरा का पूरा सुनते हैं पेशेंट को। INFP आमतौर पर ऐसा नहीं करते, वो सब सुनते हैं। हम वास्तव में सुनना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, खासकर जब तक हम आपके शब्दों से ज्यादा सुनते हैं। उनके हाव भाव, वर्बल नॉन वर्बल सब सुनते हैं। तो दे आर गुड ऑब्जर्वर्स, वी आर गुड ऑब्जर्वर्स। अब चेतावनी दे कि हमारी अपनी सीमाएं हैं। पेशेंट को ये समझना भी जरूरी है कि जो INFP फिजिशियंस होते हैं वो
उनके कुछ चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि हम अंतर्मुखी हैं आखिरकार, और लोग हमारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। अक्सर लोगों को बस इतना चाहिए होता है कि उनकी बात सुनी जाए और उनके साथ सहानुभूति रखी जाए। तो ये आईएनएफपी, अगर हम फिजिशियंस हैं तो हमको ये जानना चाहिए कि हमारी बाउंड्रीज कितना तक है, तो खुद को ड्रेन ना करें। स्वस्थ आईएनएफपी लोगों के लिए अपने घाव रखने के लिए, एक सुरक्षित जगह बनने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, और हम रहस्यों को ऐसे रखते हैं जैसे कि वे अपने हमारे हो। और क्योंकि हमारी वफादारी का भावना जो है वो बहुत मजबूत होती है, बहुत कॉन्फिडेंशियल रखते हैं चीजें। अगर हम आपसे प्यार करते हैं तो हमारे लिए आपकी शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक भलाई से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ और नहीं है। अंत में यह इतना नहीं है कि हम आपको ठीक कर रहे हैं, बल्कि हम आपको आप अपने घावों का सामना करना और खुद को ठीक करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। तो इस तरह से हम पेशेंट के एक मोटिवेटर भी होते हैं, उनको इंस्पायर भी करते हैं, उनको अपने घाव को किस तरह से सामना करना चाहिए, फेस करना चाहिए, खुद को किस तरह से ठीक करना चाहिए, लाइफस्टाइल किस तरह से मेंटेन करना चाहिए। ये सभी चीजें हम होम्योपैथिक फिजिशियन होते हुए कहते हैं। यानी ये आईएनएफपी का प्रकार है। तो हम सच बोलते हैं, और अपने जब तक आप तैयार न हो हम दबाव भी नहीं डालते। हम आम तौर पर जानते हैं कि हाँ आप तैयार है या नहीं। तो ये सब आईएनएफपी लोगों की खासियत है। अब आईएनएफपी के बाद, जब आईएनएफपी अपने लिमिट्स को क्रॉस कर देता है, अपने बाउंड्रीज को क्रॉस कर देता है, तो तब जाकर कंपैशन फैटिग हो जाता है। ये कंपैशन फैटिग क्या है? कंपैशन फैटिग यूजुअली जो भी हीलिंग प्रोफेशन में है, जैसे जैसे बोलो जो जो प्रवचनकारी होते हैं, जो हीलिंग प्रोफेशन में डॉक्टर्स होते हैं, जो सर्जरीज करते हैं, जो नर्सेस होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, जो कि लोगों के सुनते हैं, है ना, उनको उनको उपदेश देते हैं, लोगों को काउंसलिंग करते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलर्स होते हैं, ये सभी लोग अपने बाउंड्रीज को न जानते हुए अधिक से अधिक लोगों का लोगों की तनाव जो है अपने खुद पर ले लेते हैं, तो उनको कंपैशन फैटिग होने के चांसेस होते हैं। कंपैशन फैटिग और बर्नआउट ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये जो कंपैशन फैटिग है, इससे किस तरह से हील हो सकते हैं हम? पहले करुणा थकान, जिसे कंपैशन फैटिग को हिंदी में हम करुणा थकान कहते हैं, जिससे देखभाल की नकारात्मक लागत के रूप में भी जाना जाता है। जो हम लोगों की देखभाल करते हैं या हम लोगों की सुनते हैं, लोगों को उपचार करते हैं, तो इसमें से करुणा थकान का उद्भावना होता है। और जब आप जरूरतमंदों की देखभाल करने में खुद को थोड़ा ज्यादा लगा देते हैं, तो आप दूसरों के लिए करुणा महसूस करने की क्षमता के साथ साथ खुद का एक हिस्सा भी खो देते हैं। यही एक नेगेटिव एस्पेक्ट है इसका, करुणा थकान। तो शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में 4 व्यक्तित्व के प्रकार पर व्यापक शोध किया गया था, और जिनमें से टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी और टाइप डी, ये 4 मेन व्यक्तिमत्व हैं मायर ब्रिग्स के टाइप से। और टाइप ए व्यक्तिमत्व जो होता है हमेशा जल्दी में रहता है, हरी 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 एंड करी जो बोलते हैं। हाँ, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी होते, कॉम्पिटिटिव होते हैं, तनावग्रस्त होना और काम में डूबे रहना, चिड़चिड़ापन होना, शत्रुता से जुड़ा हुआ है। और ये टाइप ए व्यक्तिमत्व जो है, इसकी खोज सबसे पहले हृदय रोग विशेषज्ञ मेयर फ्राइडमैन और रे रोजेनमैन, ये दोनों लोगों ने किया। तो हम एज होम्योपैथी फिजिशियन हमको पता है कि जो ये 4 व्यक्तिमत्व है, ये हम हमेशा हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप्स में, रेमेडीज में आ जाते हैं, जिसके जिसके हिसाब से, जिसके सिम्टम्स के हिसाब से हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना। तो ये कॉम्पैशन फैटिक जो है, करुणा थकान जो है, इसका हीलिंग कैसे करें? एक तो जो इमोशनल, भावनात्मक रूप से सोचा जाए, तो अपने खुद के जो प्यार करने वाले लोग होते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स होते हैं, जैसे कि पेट्स हो, बच्चे हो, माता पिता हो, पति हो, पत्नी हो,
उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें, जी ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें उनके साथ। और एक ह्यूमर जो होता है, जो हंसी मजाक का जो टाइम होता है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। अफर्मेशंस जो कि हम कहते हैं, जो पॉजिटिव थिंकिंग, इसका भी अपने जीवन में सम्मिलित करें। और ये आर्टिकुलेशंस इस तरह से हो जहां अपनी कमी महसूस हो रही है उस कमी को परिपूर्ण करे। जैसे मैं कॉम्पिटेंट हूँ, मैं काम में शांतता महसूस करता हूँ, मैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेता हूँ, यानी पॉजिटिव एफर्मेशंस करें। सेल्फ रिफ्लेक्शन पर ज्यादा ये करें कि जो भी चैलेंजेस हो उस चैलेंजेस को हम एसम्पशंस के रूप में लें और इसे ज्यादा सीरियस न लें। हाँ, तो इस तरह से हम इसका जो करुणा थकान है इसका हम इसको हम डील कर सकते हैं। फिर माइंडफुलनेस और हार्टफुलनेस टेक्निक्स भी होते हैं, हाँ, जो कि नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न का जो सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं, उसको हम रिकॉग्नाइज करें और उसको जिस तरह से जैसे जैसे वो आते हैं माइंडफुलनेस में, हम थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो कितने नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कितने पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं। अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उसको इमीडिएटली कन्वर्ट करें और उसको इस तरह से, जैसे सोचो कि अगर थेरापी सक्सेसफुल हुआ नहीं लेकिन उसको रिलैप्स हो रहा है, तो उसको इस तरह से फोकस करें कि मैंने इस केस को हैंडल कर चुका हूँ, ये पेशेंट बहुत अच्छा है। हम जो पेशेंट को मरीज को इलाज कर रहे हैं, हमको उसकी चिंता होती है, ऐसे आईएनएफपी हमको उसकी चिंता होती है, ताकि हम क्लिनिक क्लोज कर चुके हैं, घर जा जा चुके हैं, फिर भी हम उसके मरीज के बारे में सोचते रहते हैं। तो इसके बारे में माइंडफुलनेसली टेक्निक यूज करके हम उसको विजुलाइज करें कि हमारा पेशेंट ठीक हो चुका है, हमने उसको अच्छी थेरेपी दी है और ठीक हो चुका है। अगर थेरेपी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं तो हम सोचते हैं कि नहीं, मैं अच्छा फिजिशियन नहीं हूं, मैं इसको ठीक नहीं कर पाया हूं। लेकिन इसको इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं, मैं दूसरा स्ट्रेटेजी यूज करूंगा और ये ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके उसको हम विजुलाइज करें। और ये विजुलाइजेशन टेक्निक जो होता है ये बहुत ही उपयोगी है। तो इस तरह से नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। फिर हीलर्स वर्सेस कंपैशन फैटिग। तो हम उपचार तो करते हैं, साथ में करुणा थकान भी होता है। तो किस तरह से इसका इसका डीलिंग करें। तब हम चार प्रकार जो मायर्स ब्रिग्स टाइप्स पर्सनालिटी से इनको जानते हैं। टाइप ए जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है, बहुत ही हरी करी में होते हैं, उनको हृदय संबंधी रोग हो सकते हैं। और टाइप ए व्यक्तिमत्व के विपरीत में टाइप बी भी होता है, जो व्यक्तित्व आराम से रहने, सहज रहने, धैर्यवान होने और बहुत ज्यादा तनाव न लेने से जुड़ा है। और टाइप बी व्यक्तित्व के लोग जो होते हैं कम संरचित होते हैं, कम संगठित होते हैं और टाइप ए व्यक्तिमत्व के तुलना से अधिक रचनात्मक और कल्पनाशील भी होते हैं। इस प्रकार टाइप बी के तनाव से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होने की संभावना है। और ये पाया गया है कि टाइप बी व्यक्तिमत्व के जो लोग होते हैं उनमें टाइप बी व्यक्तिमत्व के वाले लोग जो होते हैं उनके उनके तुलना में हृदय संबंधी समस्याएं होने की संभावना दुगुनी हो जाती है। तो टाइप ए में जो है हृदय संबंधी समस्याएं दुगुनी पाई जाती है। और टाइप सी व्यक्तिमत्व जो होता है भावनाओं के दमन से जुड़ा है, सप्रेशन ऑफ इमोशंस जैसे हम कहते हैं। तो इसे इस प्रकार के जो लोग हैं इनमें कैंसर प्रवण व्यक्तिमत्व भी कहा जाता है, जो बताता है कि टाइप सी व्यक्तिमत्व कैंसर की बीमारी से संबंधित है। 1975 में किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल के स्टीवन ग्रीर और टीना मॉरिस ने स्तन कैंसर के रोगियों का साक्षात्कार लिया और पाया है कि भावनाओं की असामान्य अभिव्यक्ति से जुड़े व्यवहार पैटर्न
जिसमें क्रोध का अत्यधिक दमन भी शामिल है, सप्रेशन ऑफ एंगर, स्टेफिसेग्रिया। तो उन्होंने इस व्यवहार पैटर्न को टाइप सी नाम दे दिया। और इस प्रारंभिक खोज में मनोवैज्ञानिकों ने ये पाया कि उन विशिष्ट विशिष्ट भावनात्मक कारकों के बारे में सोचने के लिए उनको प्रेरित किया, और जो कैंसर के अग्रदूत हो सकते हैं। तो ये जो पर्सनालिटी टाइप जो है, जिसे हम कहते हैं पर्सनालिटी टाइप डिसऑर्डर्स, उसके हिसाब से रोगों का रोग हो सकते हैं। तो इस संबंध में मनोवैज्ञानिक लिडिया टेमोशेक ने पाया कि भावनाओं का दमन और खुद की तुलना में दूसरों की जरूरतों को ज्यादा महत्व देना स्तन कैंसर को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक है। कई वर्षों के शोध के बाद व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिकों ने जैसे हैंस एस्नेक, इन्होंने निष्कर्ष किया कि टाइप सी व्यक्तिमत्व में भय और क्रोध की भावनाओं का दमन शामिल है, और साथ ही इन भावनाओं से जुड़े व्यवहार जैसे मुखर होना, आत्मविश्वास दिखाना, क्रोधित होना या थोड़ा स्वार्थी होने की कोशिश करना भी शामिल है। आइसनेक के अनुसार टाइप सी व्यक्तिमत्व में अनुचित मुकाबला तंत्र भी शामिल है, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी जिससे वो कॉम्पिटिटिव होते हैं लेकिन उनका इट इज नॉट रेलेवेंट, यानी अनुचित होता है, जो निराशा और असहायता की भावनाओं को जन्म देता है। इसलिए इन भावनात्मक कारकों और व्यवहार पैटर्न को कैंसर के अग्रदूत के रूप में देखा जा सकता है। इन सभी प्रकार के व्यक्तित्वों में से टाइप डी व्यक्तिमत्व भी है, जो व्यक्तिमत्व एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि जिसकी खोज सबसे हाल ही में रिसेंटली हुई है। और टाइप डी व्यक्तित्व में नकारात्मक भावनात्मकता, नकारात्मक भावनाओं को अनुभव करने की प्रवृत्ति और सामाजिक अवरोध जैसे कि अस्वीकृति के डर के कारण सामाजिक बातचीत में भावनात्मक अभिव्यक्ति और व्यवहार को बाधित करने की प्रवृत्ति शामिल है। इस टाइप डी व्यक्तिमत्व जो है, इसकी खोज सबसे पहले चिकित्सा मनोवैज्ञानिक जोहान डेनोलेट ने की थी। और यह डिस्फोरिया, हृदय संबंधित समस्या और मायोकार्डियल इंफाक्शन, पुरानी सूजन, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और मृत्यु दर के बढ़ते जोखिम जैसी कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा गया है। तो व्यक्तिमत्व के चार अलग अलग प्रकार ये बताते हैं कि व्यवहार के विशिष्ट पैटर्न एक विशिष्ट प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ी है। हालांकि वैज्ञानिकों ने अलग अलग स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े व्यवहार पैटर्न की एक विस्तृत श्रृंखला का पता लगाने का विचार किया। और इसने स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिकों को हार्वर्ड, फ्रीडमैन, बुध केवली, ये इन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि रोग प्रवण व्यक्तित्व क्या है, यानी जो डिजीज प्रोन पर्सनालिटी जिसे कहते हैं, जो कि रोग प्रवण व्यक्तित्व में अवसाद, शत्रुता, चिड़चिड़ापन और चिंता जैसी नकारात्मक भावनाएं शामिल है। वे जीवन के नकारात्मक पहलुओं पर अधिक जोर देते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव तो हर एक इंसान में थोड़ा कुछ होता ही है, लेकिन ये जो पर्सनालिटी है रोग प्रवण व्यक्तित्व, इसमें नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा होता है। तो ज्यादा करके ये नेगेटिव थिंग्स को जल्दी से सम्मिलित कर लेते हैं, भावनाएं नकारात्मक होती है, और ये जीवन के नकारात्मक पहलुओं को अधिक जोर दे देते हैं और अक्सर अपने जीवन से असंतुष्ट रहते हैं। और ये नकारात्मक भावनाएं अस्थमा, गठिया, कोरोनरी धमनी रोग, सीएडी जो कहते हैं, सिर दर्द, अल्सर जैसी कई बीमारियों की घटना से जुड़ी पाई गई। तो रोग प्रवण व्यक्तित्व से पता चलता है कि इसमें एक साथ कई विशिष्टताएं सम्मिलित हैं जो दीर्घकालिक नकारात्मक भावनात्मकता से जुड़ी है। अभी दूसरा एक पर्सनालिटी है जिसे हम कहते हैं सेल्फ हीलिंग व्यक्तिमत्व। सेल्फ हीलिंग व्यक्तिमत्व जो है स्व उपचार व्यक्तिमत्व इसे कहते हैं। ये स्व उपचार व्यक्तित्व जो है रोग प्रवण व्यक्तित्व के कुछ विपरीत है।
जिसमें स्व उपचार व्यक्तित्व जो व्यवहार पैटर्न का एक समूह है जो लोगों को किसी भी तरह से बीमारी से बचाने में मदद करते हैं। तो इसे कहते हैं स्व उपचार व्यक्तित्व। इससे पहले फ्राइडमैन ने इसको टर्म किया था, ये कॉइन किया था ये टर्म को। तो स्व उपचार व्यक्तित्व के बारे में अपनी पुस्तक में इन्होंने लिखा सेल्फ हीलिंग पर्सनालिटी, व्हाई सम पीपल अचीव हेल्थ एंड अदर्स सकम्ब टू इलनेस। इसके बारे में बहुत ही विस्तार में इन्होंने लिखा। उनकी पुस्तक में फ्राइडमैन सुझाव देते हैं कि स्व उपचार व्यक्तित्व में जीवन के प्रति उत्साही और अत्यधिक ऊर्जावान होना भी शामिल है। ये मौज मस्ती करने वाले होते हैं, उत्तेजक गतिविधियों की तलाश करना पसंद करते हैं। फ्राइडमैन ये भी सुझाव देते हैं कि स्व उपचार व्यक्तित्व का एक और पहलू सक्रिय और सतर्क शामिल और फिर भी शांत और संयमित होना भी है। तो इस तरह का पर्सनालिटी होता है सेल्फ हीलिंग पर्सनालिटी। हीलर्स आर नॉट परफेक्ट एंड दे आर एक्चुअली यू नो healers are people who stay in the face of pain and suffering and themselves staring right back, और एडवर्सिटी में जो होता है उसमें से ऊपर निकल आते हैं, दूसरों को इंस्पायर करते हैं ताकि वे भी आरोग्यवान रहे। Healers do not necessarily have to heal others. They heal themselves and inspire others to do the same. इसको स्वयं उपचार, स्व उपचार और स्व उपचार व्यक्तिमत्व कहते हैं। तो बहुत अक्सर हम जो हीलर्स हैं, कई बार देखा जाता है और लोग भी ऐसे कमेंट करते हैं कि आप तो डॉक्टर हैं, आप खुद को इलाज कर सकते हैं, है ना। तो ये एक्सपेक्टेशन भी होती है लोगों को कि खुद का इलाज कर लें, खुद आरोग्यवान रहें। तो स्व उपचार व्यक्तिमत्व इस तरह का होता है और जो शारीरिक तंत्र को कुशलता से काम करने की अनुमति देता है और इस प्रकार तनाव और उससे संबंधित बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोध विकसित करता है। इसलिए स्व उपचार व्यक्तित्व स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है और जो व्यक्ति को गंभीर बीमारियों से दूर रखता है। रोग विकसित होने के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के रूप में पहचानी जाने वाली पहली विशेषताओं में से एक है कठोरता। अब जो कि रोग डेवलप होते हैं तो इसमें से कारण अलग अलग प्रकार के पर्सनालिटीज को हम देखे हैं, लेकिन इसके साथ में कुछ और चीजें हैं, विशेषताएं हैं जिसकी वजह से कई सारे रोग आ सकते हैं। तो एक जो है वो कठोरता है। व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक सुजान होबासा औलेट ये सुझाव करते हैं कि कठोरता तनावपूर्ण जीवन की घटनाओं के लिए एक बफर के रूप में कार्य करता है जो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है। इसके साथ में और तीन घटक है, प्रतिबद्धता, नियंत्रण और चुनौती। तो प्रतिबद्धता जो रिजिडिटी हम कहते हैं, हाँ, और कंट्रोल करना, चैलेंजेस करना, ये सभी चीजें हैं जो कठोरता से जुड़े हुए हैं। तो ये प्रतिबद्धता जो है जो जीवन में जुड़ाव और जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण के रूप में देखने के बारे में है। और नियंत्रण जीवन में घटनाओं को प्रभावित करने में सक्षम होने का विश्वास है। और चुनौती जो है परिवर्तन और अनुकूलन को प्राकृतिक और पुरस्कृत के रूप में देखने की दिशा में एक अभिविन्यास है। और संज्ञानात्मक लचीलेपन और अस्पष्टता सहिष्णुता से जुड़ी है। जो लोग कठोरता में उच्च है वे तनावपूर्ण जीवन की घटनाओं को खतरे के रूप में देखने की संभावना कम रखते हैं और वे खुद को तनावपूर्ण जीवन की घटनाओं से निपटने में सक्षम मानते हैं और प्रभावी मुकाबला रणनीतियों का उपयोग करने में सक्षम होते हैं, जैसे कि समस्या केंद्रित मुकाबला करना, यहाँ तक कि बहुत सारा सामाजिक समर्थन प्राप्त करना। उच्च स्तर के तनाव की घटना में उच्च कठोरता बीमारियों और रोगों के कम स्तर से जुड़ी पाई गई है और बीमारियों से जुड़े होने या बीमारियों को अच्छा या बुरे स्वास्थ्य व्यवहारों से भी जुड़ा गया है। अब ये किस तरह से हमें लिमिट करें और किस तरह से कंट्रोल में रखे ये तीन भावों को, इस पर ज्यादा निर्भर है।
कर्तव्य निष्ठा के गुण का अच्छे स्वास्थ्य व्यवहारों से संबंध होने के अनुभवजन्य प्रमाण मिले हैं। जो लोग कर्तव्य निष्ठा में उच्च होते हैं वे सुव्यवस्थित, अनुशासित, जिम्मेदार, भरोसेमंद और दृढ़ निश्चयी होते हैं। और खराब स्वास्थ्य व्यवहार से जुड़ा व्यक्तित्व संवेदना की तलाश करने वाला होता है। और व्यक्तित्व वैज्ञानिक मार्क जुकरमैन ने ये कहा है कि संवेदना की तलाश करने वाला व्यक्तित्व विभिन्न नए, जटिल और तीव्र संवेदनाओं और अनुभवों की तलाश करने की इच्छा रखता है। और ऐसे लोगों में कानूनी जोखिम सहित सभी प्रकार के उच्च जोखिम उठाने की इच्छा होती है। अभी ये जो विभिन्न व्यक्तित्व है, इन प्रकारों के लिए उपचार के तरीकों पर भी विचार करते समय व्यक्तिगत शक्तियों और कमजोरियों के लिए रणनीतियों को तैयार करना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक प्रकार के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे कि कलात्मक प्रकारों के लिए रचनात्मक आउटलेट का उपयोग करना, अव्यवस्थित व्यक्तियों के लिए संरचित दिनचर्या, या अत्यधिक सहानुभूति रखने वाले लोगों के लिए गहन आत्मनिरीक्षण। और हालांकि कुछ सामान्य दिशा निर्देशों में शामिल है। इसमें अंतर्मुखी जो लोग होते हैं, इंट्रोवर्टेड जो लोग होते हैं, इनके लिए अकेले समय और मननशील गतिविधियों को प्राथमिकता देना, और बहिर्मुखी लोगों को सामाजिक संबंध और समूह चिकित्सा से लाभ हो सकता है। तो ग्रुप थेरेपी जो कहते हैं वो, और सोशल सर्विसेज, ताकि जबकि जो टाइप ए व्यक्तिमत्व जो होते हैं, ऐसे लोगों को विश्राम तकनीकों और तनाव प्रबंधन पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। व्यक्तिगत उपचार योजनाओं के लिए हमेशा एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श करें। और कुछ सामान्य व्यक्तित्व प्रकारों के लिए संभावित उपचार दृष्टिकोण भी होते हैं, जैसे हम INFJ कहते हैं, जो एडवोकेट पर्सनालिटी में आता है। अब हम सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं। जैसे पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं, पर्सनालिटी टाइप्स के हिसाब से भी फंक्शनल साइकोलॉजिकल लेवल पर और ऑर्गेनिक डिजीज लेवल पर भी हमको इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो फाइंडिंग अ मेंटर और गुरु, एक गुरु का मेंटर या गुरु उपलब्धि कर ले खुद के लिए। माइंडफुलनेस का टेक्निक यूज करें, हार्टफुलनेस का टेक्निक यूज करें। माइंडफुलनेस और हार्टफुलनेस में कुछ डिफरेंस होते हैं, दोनों टेक्निक बहुत यूजफुल होते हैं। माइंडफुलनेस में हम थॉट्स को, जो थॉट्स आते हैं जाते हैं, उन पर हम ऑब्जर्वेंट रहते हैं और अपनी कमियों को महसूस करते हैं, अपने जो स्ट्रेंथ्स होते हैं उसको महसूस करते हैं, और जो नकारात्मक जो विचार आते हैं उनको निकाल देते हैं, और जो यूजफुल होते हैं उन पर ज्यादा फोकस करके हम अपने कार्य करते हैं। हार्टफुलनेस जो होता है वो हमारे इंट्यूटिव, जो हार्टफुलनेस का जो इंट्यूटिव शक्ति होती है, जो हम जो समझ जाते हैं लोगों के बारे में या परिस्थितियों के बारे में, वो इंट्यूशन पर ज्यादा फोकस करना होता है हार्टफुलनेस में। माइंडफुलनेस प्रेजेंट में रहने के लिए, फोकस करने के लिए मददगार होता है। हार्टफुलनेस जो होते हैं, हम दैनंदिन जो हम डिसीशंस लेते हैं उसमें ज्यादा उपलब्धि, ज्यादा मदद करता है। तो इनर इंजीनियरिंग करें, जो NLP टेक्निक से ये सीखें, और खुद को हम बदलने की कोशिश करें। इनर इंजीनियरिंग इज रिफ्लेक्टिंग इनवर्ड्स, अंदर की तरफ झांके और समझें। मेडिटेशन का भी यूज करें और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स यूज करें। जैसे मैंने बताया था पहले कि जैसे नकारात्मक सोच जब आते हैं तो नकारात्मक को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, विजुअलाइज करें, और उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। और हॉबीज, जर्नलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ। तो जर्नलिंग में अफर्मेशंस जर्नलिंग भी होता है, दैनंदिन जो हम लिखते हैं वो भी जर्नलिंग होता है। अफर्मेशंस जर्नलिंग भी बहुत ही यूजफुल होता है, बहुत बार ऐसा पाया गया है, मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलता है इसका। तो जर्नलिंग करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो शुरू करें। सुबह सुबह उठते ही
एटलीस्ट 5 मिनट जर्नलिंग के लिए दें। रात को सोते समय, सोने के पहले एक 5 मिनट दें और ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें यूनिवर्स को। और जो भी आप अगले दिन करना चाहते हैं उसके बारे में लिखें, या पूरे दिन जो कुछ हो गया है उसके बारे में लिखें। और फिर हॉबीज जो होते हैं वो हॉबीज फॉलो करें। जो जिस किसी किसी को म्यूजिक पसंद होता है, किसी को डांसिंग पसंद होता है, रीडिंग होता है, बाहर घूमना होता है, फॉरेस्ट ट्रायल्स होते हैं, नेचर में घूमना होता है, ऐसे कई सारे हॉबीज होते हैं। हॉबीज प्रैक्टिस करें, उसे कंसिस्टेंट रखें। ऐसा नहीं कि कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, कंसिस्टेंट रखें। और उसमें प्रावीण्यता भी मिलने की कोशिश करें। फ्रेंड्स के साथ मैडम, हम भी। लोग के पास में केवल 2 मिनट बचे हैं। अच्छा सर, हो गया सर, हो गया, जी। खत्म होने आए। सो पर्पस ऑफ लाइफ को समझें, रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज करें। अपने 4 आश्रम जो हमारे वैदिक पद्धतियां ने समझाया है हमको, 4 आश्रम होते हैं, उसके तरह से अपना लाइफस्टाइल को बनाएं। और पीरियोडिक रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करें। कई बार हम लोगों को तो इन्वेस्टिगेशंस लिख के दे देते हैं, लेकिन हमारा खुद का इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं वो नहीं करते। तो अपने हेल्थ हेल्थ का लाइफस्टाइल भी यूज करें और रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करें, और जो भी हेल्थ कंडीशन है उसका ट्रीटमेंट लें। अब हम आते हैं होम्योपैथी। होम्योपैथी में कई सारे मेडिसिन है जो कि हम जानते हैं कि पर्सनालिटी के हिसाब से हम देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से देते हैं। और मेट है, अर्जेंटम निट्रिकम है, ब्रायोनिया है, कॉस्टिकम, होलोसिंथ, ग्लोनोइन, इग्नेशिया, नक्स वोमिका, लाइकोपोडियम, ओपियम, फॉस्फोरस, प्लेटिना, पल्सेटिला, सिलिशिया, वेनेडियम। ऐसे कई सारे मेडिसिन है जो कि हम पर्सनालिटी के हिसाब से देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देते हैं। ऐसे कई सारे पेशेंट पाए गए हैं, मैंने खुद दिए हैं ये मेडिसिन। जो पेशेंट्स बर्नआउट से आते हैं, कॉम्पैशन फैटिक से आते हैं, और बहुत ही अच्छा ये मेडिसिन काम करते हैं, और अच्छा उसका हमने रिजल्ट्स पाए हैं। तो इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन समाप्त करती हूँ, और क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं उपलब्ध हूँ। थैंक यू सर। देखो, कोई क्वेश्चन हो तो टाइप करें चैट बॉक्स में। राजेश्वरी जी, आपने 2 बात को मैं काफी गंभीरता से लिया, एक माइंडफुलनेस एंड हार्टफुलनेस। ये दोनों फिजिशियंस के लिए बहुत ही जरूरी होता है। जी और सर। मैं समझता हूँ कि जब तक एक फिजिशियंस माइंडफुलनेस नहीं होगा तो उसमें सिर्फ, और दूसरा है कि कंपैशन फैटिग है ना, कंपैशन फैटिग को बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोग का, क्योंकि हम लोग जो बहुत सारे रोगियों को देखते रहते हैं, कोई बहुत लाचार होता है, कोई बहुत बीमार में होता है, और हम उसको मदद नहीं कर पाते हैं। और उस समय हमारे भावनाओं का जो होता है, अगर भावनाहीन हो जाए तब तो चलता है ना। लेकिन एक मनुष्य होने के नाते हम भावनाहीन नहीं हो सकते हैं, नहीं हो इसका। हाँ, उसी का इसलिए असर इसको है। फैटिग तो होना स्वाभाविक है ना। फैटिग होना तो स्वाभाविक है। तो इसको मैनेजमेंट के लिए आपने आज इतना अच्छा लेक्चर्स मुझे लगा। इसके पहले भी आपने कुछ लेक्चर्स दिए हैं, लेकिन आज का लेक्चर मुझे काफी बेहतरीन लगा। आपने बहुत सारे सिस्टम को बहुत सिस्टमेटिक रूप में प्रेजेंट किया है। तो इसके साथ में मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और साथ में आज का इस सेशन, क्योंकि हम लोग का समय भी पूरा हो गया है, हम लोग अब अंग्रेजी सेशंस की ओर स्विच ऑफ करते हैं। थैंक यू वेल थैंक यू सर। for your very beautiful presentations. So now the session is handed over to Dr. Dhanesh for his English presentations.